नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक, तो आप कैसे हैं सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक, और लगातार जो ये हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, इनका लगातार लुत्फ उठा रहे होंगे। ठीक, आप जैसा कि पिछली क्लासों से यह अनुमान तो लगा चुके हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे डिफरेंट पढ़ रहे हैं, सबसे हम अलग पढ़ रहे हैं। ठीक, जो मेरे साथी विद्यार्थी हैं वो कंटिन्यू क्लासेज ले रहे हैं, जिनमें हम देखते हैं वर्षा शर्मा है, ठीक है, हम देखते हैं कि रवि चौधरी है, ठीक है, अरविंद सोलंकी है, ठीक है, इसके अलावा हर्षिता यादव है, ठीक, इसके अलावा मैं देखता हूं राकेश यादव है। ठीक, ऐसे कई मेरे साथी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार हमें हमारी श्रृंखला में बन रहे हैं। ऐसे सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक, तथा उनसे मैं ये आग्रह करता हूं कि क्लासेज में वो कंटिन्यूटी बना के रखें, वो प्रॉपर नोट्स बना के रखें। यदि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो वो क्या कर सकते हैं, सरल भूगोल चैनल पर मुझे क्या कर सकते हैं भैया, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि इनको फिर भी समस्या आ रही है तो ये मेरा निजी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं 7014495956, 7014495956, जिसमें इनको पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो मुझे ये क्या कर सकते हैं, उस समस्या से अवगत करा सकते हैं। इनको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। इनको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज सकता हूं, इनको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी भेज सकता हूं, क्योंकि पढ़ने वाले जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, जो भी मेरे साथी हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। इसलिए इन सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन नए विद्यार्थियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हाल ही में मेरे साथ इस श्रृंखला में जुड़ रहे हैं। इन नए विद्यार्थियों को मैं ये अवगत करा दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की ये जो हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं, इसमें हम देखते हैं कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी ज्योग्राफी आती है, इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज है, उन सब के लिए छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर के बिल्कुल पीएससी जो एग्जाम होती है स्टेट की, वहां तक हम टॉप से लेकर बॉटम से लेकर के टॉप तक, वहां तक हम क्या अपने टॉपिक का लेवल हम उठा करके लेकर के चलते हैं। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक यदि नहीं देखे हैं तो नए मेरे विद्यार्थियों से आग्रह है कि जाइए मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखेंगे भारत की झीलें, भारत की नदियां, भारत में खनिज, भारत में ऊर्जा संसाधन, हम देखते हैं भारत में कृषि। इसके अलावा भारत में भौतिक विभाजन चल रहा है, जिसमें हिमालय को लगातार 8-10 घंटे हम पढ़ चुके हैं। हिमालय के बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा कर रहे थे, जिसमें लगभग हमारा 70% प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो इस श्रृंखला में जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी मेरे साथी हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ना चाहते हैं, और तो वो क्या कर सकते हैं, पिछली क्लासों को जरूर देखें, और न केवल देखें अपितु उनके नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट कोई साधारण कंटेंट नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, क्या करें कि आप कोई भी एक टॉपिक को ढंग से पढ़ें, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन निकालें, पिछले आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन से निकालें, आपको हमारे लेवल का पता लग जाएगा। ठीक, और वो जो साथी जो आप में नकारात्मकता के साथ आपको देख रहे हैं, ठीक, उन सभी की तरफ आप केवल ये इस भाव से मुस्कुराते हुए निकल जाएं कि इनसे बेहतर स्थिति में तो आज हम हैं और इनसे बेहतर स्थिति में हम आगे भी होने वाले हैं। बस ये मनोभाव आप रखें, भगवान में श्रद्धा रखें, ईश्वर में आस्था रखें, एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए पढ़ें। अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखें, दोनों कानों में ईयरफोन रखें और बिल्कुल शांत चित्त होकर के एक गहरी सांस लें, और गहरी सांस लेने के बाद उसे आसानी से छोड़ें। और भैया अपने मोबाइल की स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल रखें, बिल्कुल बढ़ाने की चेष्टा नहीं करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत आसानी से हमें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें उन्हें लंबे समय तक अपने मनोभाव में रखना पड़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हम सीखने की कोशिश करते हैं उतनी ही जल्दी विस्मृत होने की आशंका रहती है। इसलिए मैं पुनः सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार क्या करें, आप
पूरे मनोयोग से यदि आज पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं अभी चर्चा करने वाला हूं, तो आप इनको जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। मैं जो चित्र बनाने वाला हूं, केवल एक चित्र से पूर्व की भांति आप क्लास देख रहे होंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो जिसका हमने चित्र नहीं बनाया है। हर चीज को चित्र में पढ़ेंगे, हर चीज को मैप में पढ़ेंगे। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, ऐसी ज्योग्राफी आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ी है? क्योंकि ज्योग्राफी को हमने रटा है और हमारा उद्देश्य क्या है, यह ज्योग्राफी को समझना। इसलिए पुनः आपसे आग्रह है, उन सभी साथियों तक इस लिंक को अवश्य भेजें जिनको आवश्यकता है कि हम कुछ करें, कुछ नया सीखें। हमें रटने से बचना है, तो हमें क्या करना है भैया, इस सरल भूगोल को ज्वाइन करना है, इस चैनल को, ठीक है। और रोज रात के 8 बजे इस श्रृंखला में जुड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी श्रृंखला कंटिन्यू चलने वाली है। मैं आपको पुनः यह विश्वास दिलाता हूं कि लगातार मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। एक बार जैसे ही कोर्स हो जाता है, उसके बाद मैं एमसीक्यू लेके आने वाला हूं, शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेके आने वाला हूं, मैराथन लगातार लेके आने वाला हूं। लगातार 5-6 घंटे में पूरी इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगी हमारी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ यही क्रिया करने वाले हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के साथ यही क्रिया करने वाले हैं। हम आपके लिए करंट की क्लासेज लगाने वाले हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज हम लगाने वाले हैं। तो हम बहुत सारी हमारी प्लानिंग के तहत हम कर रहे हैं, केवल आपका हमें प्यार और आशीर्वाद चाहिए, ठीक। तो इसी तरह जो मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने नोट्स पुनः उठाएंगे और कल की क्लास जहां हमने छोड़ी थी वहीं से हम क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बार मैं बता देता हूं कि कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। जो कल की क्लास में भैया मैंने आपको क्या बता दिया था वो आप देखेंगे, ठीक। तो हमने देखा था, ये हम देखा था, ठीक। और इस क्लास में हमने क्या देख लिया था, इस क्लास में हम देख चुके थे, इस क्लास में हम चर्चा कर चुके थे कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या देखते हैं, इस प्रायद्वीपीय भारत में भैया ये मेघालय का पठार हम पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके, पिछली क्लासों में हम मालवा का पठार पढ़ चुके, बुंदेलखंड का पठार पढ़ चुके, बघेलखंड का पठार पढ़ चुके, ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा की पहाड़ियां भी पढ़ चुके हैं, दक्कन का पठार भी पढ़ चुके हैं, हम कर्नाटक का पठार भी पढ़ चुके हैं, हम तेलंगाना का पठार भी पढ़ चुके हैं, हम दंडकारण्य का क्षेत्र भी देख चुके हैं, हम देख चुके हैं झारखंड का पठार है या इसे छोटा नागपुर का पठार है, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा इस प्रायद्वीपीय भारत का हम एक महत्वपूर्ण जो ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की चर्चा कर लेते हैं। और कल की क्लास में मैं पूर्वी घाट की चर्चा कर लूंगा। और ये प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हमारा टॉपिक है, ये जो विभाजन है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक। तो आपके लिए खुशी की बात है, आज मैं चर्चा करता हूं इस पश्चिमी घाट की, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चर्चा करूंगा चलो बता देता हूं। आपके मन में ये संशय रहता है कि आखिर क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर देता हूं। जब आप थोड़ा सा अटक जाते हैं तो आपको यह विश्वास हो जाता है कि जी हां, इनका हम आज आंसर देखने वाले हैं। तो आप मुझे बताएंगे पश्चिमी घाट से जो भी आज तक क्वेश्चंस बने हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये पश्चिमी घाट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए आप, पश्चिमी घाट की मैं चर्चा कर लेता हूं। कथन कारण में क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। बताइए मुझे, सत्य है या असत्य है? तो आप देखेंगे 6 राज्य कौन कौन से हैं वो आप यहां से गिन लेंगे तो आपके 6 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। कथन सत्य है असत्य है यह आपको बताना होता है। दूसरा मैं बात कर लेता हूं इस पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट में हम कैसे कथन बनते हैं कि पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर, पश्चिमी घाट में उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने पर ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। बताइए मुझे कथन सत्य है या असत्य है? ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूं ताकि आपका ये अहम है या बहम है ये बिल्कुल दूर हो जाए कि हमें तो पहले पढ़ रखा था, हमें तो सब कुछ आता है। भैया ऐसा नहीं है, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप खुद का एनालिसिस कर सकें कि मुझे कितना याद है और कितना सीखने की आवश्यकता है। आज की क्लास से हम किन किन प्रश्नों का उत्तर लेने वाले हैं, ठीक। तो आप बताइए, उत्तर से दक्षिण दिशा में जाएंगे तो क्या इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है? सत्य है या असत्य है? इसका उत्तर भी हम जानेंगे, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है। 3 पहाड़ियां हम देखने वाले हैं, इसमें नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक। इसके अलावा
अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा ये हम देखते हैं किसकी पहाड़ियां हैं भैया, ये है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कौन कौन से दर्रे आने वाले हैं। ठीक, हम यहां देखते हैं थालघाट दर्रा आ जाएगा। ठीक, थालघाट दर्रा कहां से कहां जाने का मार्ग प्रदान करता है आप मुझे बताइए। इसके अलावा यहां एक भोरघाट दर्रा आ जाएगा। भोरघाट दर्रा कहां जाने का रास्ता हमें प्रदान करता है आप बताइए। इसके अलावा यहां पालघाट दर्रा आ जाएगा। पालघाट दर्रा कहां जाने का हमें मार्ग प्रदान करता है बताइए आप मुझे। सैनकोटा दर्रा आ जाएगा, ये कहां जाने का मार्ग प्रदान करता है। इन क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दीजिए। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो आज की क्लास में हम इनके आंसर खोजने वाले हैं। और पूछ लेता हूं क्वेश्चन जो बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर देखते हैं कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है मुझे बताइए। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपको बतानी है। उस चोटी के बारे में एक और विशेषता है, न केवल वो पश्चिमी घाट की है, न केवल वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है, अपितु पूरे इस प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी स्थित है। इतना बता देता हूं, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। नाम बता दीजिए मुझे। ठीक, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या चर्चा करने वाले हैं ये भी देखिए आप। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इस नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कहां है मुझे बताइए। नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में है, तो 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में है अभी तो मैं बोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ऐसे ही तो पढ़ते रामायण की तरह। ठीक, लेकिन मैं जब चित्र बनाऊंगा तो एक एक चीज आपकी क्लियर होने वाली है। बिल्कुल इंडिया के मैप में बना दूंगा। और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों से ही मैंने ये पूर्वी घाट स्टार्ट किया है। ये सतत है लेकिन ये कटा फिटा है, ये कथन कारण में भी आता है। सारी चीजें बता दूंगा चित्र में। इसके अलावा ये नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ये क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ही सर्वोच्च चोटी अन्नामुदई चोटी है, जो कि इनकी सर्वोच्च पश्चिमी घाट की नहीं पूरे ही प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, इसके अलावा ये कहां स्थित है, ये अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में स्थित है। और यहां देखेंगे हम भैया कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। और इन कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां ये केरल राज्य में स्थित हैं, जहां पर चाय भी उगाई जाती है, मसाले भी उगाए जाते हैं। यहां देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर ऊटी स्थित है। कहां स्थित है भैया, तमिलनाडु का ऊटी हिल स्टेशन है वो यहां पर स्थित है, जो चाय के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। ये पश्चिमी घाट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं। इस पश्चिमी घाट का ही एक नाम है पश्चिमी सह्याद्री इसे कहा जाता है। मुझे बताइए आप, मैं आपसे और कोई क्वेश्चंस कर लेता हूं। 16 डिग्री चैनल है, इसे 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री। वहां पर कौन कौन सी चोटियां आपको देखने को मिलती हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि इतने क्वेश्चंस का आपको आंसर पता है तो आप मेरी क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक, बिल्कुल, जी हाँ, मैं आपको समय बिल्कुल जायज नहीं करूंगा। और यदि आपको इनका आंसर नहीं पता है तो आपको रुकना ही पड़ेगा, यह आपकी बाध्यता ही होगी, क्योंकि आपको इन सब का आंसर लेके जाना है। और जितने भी क्वेश्चन बोले हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, सारे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज मैं चर्चा करता हूं इस पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट की भैया मैं क्या कर लेता हूं, आज चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, तो हम पश्चिमी घाट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं, हम देखते हैं पश्चिमी घाट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं। मैं पहले आपको कच्चा चित्र बनाऊंगा, फिर आपको मैप में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, इधर देखिए, ये हमारा ये भारत है। ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये मैंने आपको मैप बना दिया है। इस मैप में मैं आपको पश्चिमी घाट बना देता हूं। इस मैप में मैं आपको क्या बना देता हूं भैया, ये पश्चिमी घाट आपको बना देता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको, ठीक है, 3 पहाड़ियां आपको बता देता हूं। ठीक, ये 3 पहाड़ियां हैं, ये 3 पहाड़ियां हैं, ये मैंने आपको बना दी है। इसके अलावा ये देखिए, ठीक है, ये 3 पहाड़ियां हैं, ये मैंने आपको यहां पर बना दी है। अब ये है हमारा पश्चिमी घाट। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पश्चिमी घाट है, इसका प्रारंभ कहां से होता है। तो भैया यहां से आती है हमारी नर्मदा नदी। आप मुझे बताएंगे
मैंने आपको विंध्याचल, सतपुड़ा, दक्कन का पठार, तीनों पठार पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको नर्मदा नदी भी पढ़ा दी है, ताप्ती नदी भी पढ़ा दी है। तो आप मुझे बताएंगे ये ताप्ती नदी है या नर्मदा नदी है, मुझे बताइए। दोनों नदियां हैं, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, लेकिन ऊपर तो है नर्मदा नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है, और हम नीचे देखेंगे दक्कन के पठार के जस्ट ऊपर कौन सी नदी है, ये ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ये है ताप्ती नदी। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस ताप्ती नदी की मैं बात कर लेता हूं भैया। ये ताप्ती नदी है, ठीक है। ये ताप्ती नदी हमारी जा रही है, तो ताप्ती नदी से बिल्कुल शुरुआत हो जाती है हमारे इस पश्चिमी घाट की, और ये बिल्कुल पश्चिमी तट के समानांतर चलता हुआ जा रहा है, और दक्षिण भारत की जो दक्षिणतम भूमि है, मुख्य भूमि है, उसके अंतिम छोर तक ये हमारा पश्चिमी घाट है, फैला हुआ है। जो भी वर्ड में यूज कर रहा हूं बिल्कुल ये एग्जाम में पूछे गए हैं कथन में, इसलिए आपको एग्जैक्ट बिल्कुल याद रखने हैं। दोबारा समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण भारत की मुख्य भूमि तक इसका विस्तार माना गया है। यह मुख्य भूमि है, यहां तक इसका विस्तार माना गया है। ठीक, मुख्य भूमि तक भैया इसका क्या माना गया है? विस्तार माना गया है। यहां तक मुख्य भूमि है, यहां तक इसका विस्तार है। किसका? पश्चिमी घाट का। कथन सही है। दूसरी बात देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तट के समानांतर है या नहीं, ये बताइए। ये और ये दोनों, अरे दोनों में अंतर समझ लीजिए आप। ये तो है पहाड़ियां, ये तो है पहाड़ियां, और ये है हमारे भूमि का भाग, क्योंकि इधर तो है हमारा पानी, समुद्र, महासागर। तो इधर महासागर है और इधर जब महासागर है, इधर पानी है, तो ये तो हो गया भूमि, ये पानी, इसका मतलब ये तो हो गया तट। और इसके ही पास में यहां पहाड़ियां हैं। या क्या है? ये बिल्कुल पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को हमने क्या बोल दिया है? पश्चिमी घाट बोल दिया है। इसी को हमने क्या बोल दिया है? पश्चिमी घाट। ठीक, तो पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी तट के समानांतर है तथा ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण भारत की मुख्य भूमि तक इसका विस्तार माना गया है। ठीक, अब आप देखिए, इतनी बात आपको समझ में यदि आ गई है, तो अब आपको कौन सी बात समझनी है, वो बात आप याद रखेंगे। देखिए, आपको यह बात याद रखनी है कि यहां पर है हमारा क्या? महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य में यहां पर एक स्थान है मुंबई। कौन सा स्थान है? मुंबई है या नहीं है? और महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 2 स्थान आते हैं। कौन से स्थान आते हैं? यानी महाराष्ट्र राज्य में मुंबई है, और महाराष्ट्र राज्य में ही है ये पुणे। ठीक, और महाराष्ट्र राज्य में ही है स्थान है नासिक। यानी महाराष्ट्र राज्य में ही नासिक स्थान है, महाराष्ट्र में ही मुंबई आता है, महाराष्ट्र में ही पुणे आता है। लेकिन आपको इस मुंबई से नासिक जाना है, आपको इस मुंबई से भैया नासिक जाना है, तो आपको सबसे पहले ये पश्चिमी घाट पार करना पड़ेगा ऐसे, और आपको मुंबई से पुणे जाना है तो भी आपको ये पार करना पड़ेगा क्या? पश्चिमी घाट। इसका मतलब ये पार करने के लिए बीच में दरार तो होंगे। जैसे बिल्कुल ये है, ये कोई ये अपन के पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इन दोनों के बीच में कोई तो दरार होगी, कोई तो रास्ता होगा, जिसे हम दर्रे के नाम से जानते हैं। तो कुछ तो दर्रे होंगे जिनके बीच में होकर के हमें गुजरना होगा। तो ये दर्रे हैं, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भैया, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, मुंबई से नासिक जाने के लिए हमें एक दर्रा पार करना पड़ता है, जिसका नाम क्या है भैया? ये है हमारा, मुंबई से नासिक जाने के लिए थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? थाल घाट दर्रा हमें पार करना पड़ता है। थाल घाट दर्रा, थाल घाट ये दर्रा है जो हमें मुंबई से नासिक यदि हम जा रहे हैं तो हमें पार करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? थाल घाट दर्रा। आप याद रखिए, थाल घाट दर्रा है, मुंबई से नासिक जाने के लिए हमें पार करना पड़ेगा। इसके अलावा मुंबई से पुणे जाना है आपको, मुंबई से पुणे जाना है। ध्यान रखना, पुणे का वर्तमान में नाम पूना है। इस पुणे को ही हम पूना के नाम से जानते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। पुणे को ही पूना के नाम से जानते हैं। तो आपको मुंबई से
पुणे या पूना जाना है तो इस पश्चिमी घाट में एक दर्रा है, उसे पार करके जाना पड़ेगा और इस दर्रे का नाम है भैया, ये तो है थालघाट दर्रा, ये है भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा, ये है भैया भोरघाट दर्रा। दोबारा सुनिए, आराम से सुनिए, बिल्कुल मैं मानता हूं ये थोड़ा सा टाइट पड़ने वाला है, थोड़ा सा आपको जोर आने वाला है, लेकिन मैं आपको इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा, इतने आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। दोबारा समझिए, महाराष्ट्र राज्य में 3 स्थान है, मुंबई, नासिक, पुणे। मुंबई है इस पश्चिमी घाट के इधर रह जाता है और नासिक पुणे इधर रह जाते हैं। मुंबई से नासिक जाने के लिए अब हमें ये पार करना पड़ेगा, क्या? पश्चिमी घाट, यानी ये पहाड़ अपन पहाड़ पार करना पड़ेगा, तो इसके बीच में एक दर्रा आपको पार करके जाना पड़ेगा। मुंबई से नासिक जाने के लिए आपको थालघाट दर्रा पार करना पड़ेगा और मुंबई से पुणे या पूना जाने के लिए भैया आपको भोरघाट दर्रे को पार करना पड़ेगा। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे बताएंगे आप। ठीक, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो अब आप सुनिए, अब आप क्या सुनेंगे भैया? अब आप सुनने वाले हैं, जो मैं कहूंगा वो बात आपको सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि मैंने कहा है। देखिए, इस पश्चिमी घाट है, यहां से ये सतत चला आ रहा है, पश्चिमी घाट है ये सतत चला आ रहा है, लेकिन दक्षिण में जाकर के हम देखते हैं ये 3 पहाड़ियां हमें स्पष्ट नजर आती हैं। कितनी पहाड़ियां? 3 पहाड़ियां हैं, ये हमें बिल्कुल स्पष्ट नजर दिखने लग जाती हैं, जिनका नाम क्या है भैया? इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी और इसका नाम है कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम बोलते हैं इंग्लिश में इलायची को, तो इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी, बात एक ही है। तो दोबारा सुनिए, ये है कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी, ये है अन्नामलाई की पहाड़ी और ये है इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी। इन 3 पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों के आप अब नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं इसको किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा पहले मैं इन तीनों का नाम लिख देता हूं, फिर इनकी ऊंची चोटी है उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो नीलगिरी की पहाड़ी, यह है नीलगिरी पहाड़ी। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ी ये हो चुकी है हमारी, नीलगिरी पहाड़ी के अलावा ये हमारी पहाड़ी हो चुकी है, कौन सी है भैया? ये है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक, तो ये नीलगिरी पहाड़ी है, ये अन्नामलाई पहाड़ी है। ठीक, अन्नामलाई पहाड़ी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं भैया, तो ये पहाड़ी कौन सी है? ये जो पहाड़ी है भैया, ये हमारी पहाड़ी कौन सी है? ये है हमारी इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक, इलायची की पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। तो आप देखेंगे, दोबारा सुनेंगे, मैंने पश्चिमी घाट आपको समझा रहा हूं, मानता हूं कि टॉपिक जटिल है, लेकिन भैया हमसे ज्यादा जटिल है क्या? मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, एक गहरी सांस लीजिए, फिर आसानी से छोड़ दीजिए, समझिए आपका पश्चिमी घाट बिल्कुल तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको अपने धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। दोबारा सुनिए, पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण भारत की मुख्य भूमि तक विस्तार है या नहीं है? बिल्कुल है। यह है इस पश्चिमी तट के बिल्कुल, ये पश्चिमी घाट है, ये इस पश्चिमी तट के बिल्कुल समानांतर फैला है। समझ में आई बात आपके? इसमें हम दर्रे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुंबई से नासिक जाने के लिए आपको एक दर्रा पार करना पड़ता है, थालघाट दर्रा। मुंबई से पुणे जाने के लिए आपको एक दर्रा पार करना पड़ता है, भोरघाट दर्रा। ठीक, इसके अलावा इसमें 3 पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। अब इनके बीच में ये जगह है, इसका मतलब यहां भी दर्रे हैं और इन दर्रों को हम किस नाम से जानते हैं? इन दर्रों की मैं बात कर लेता हूं, बिल्कुल आपको घबराने की ही आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है भैया, तो देखिए
ये दर्रे कौन से हैं? ये दर्रों की मैं बात कर लेता हूं। यहां एक दर्रा है, यहां एक दर्रा है, यानी नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में भैया ये एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है भैया? इसका नाम है पाल घाट दर्रा। और यहां अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियों के बीच में यहां पर भी एक दर्रा है जिसका नाम क्या है भैया? सेनकोट्टा दर्रा। दोबारा सुनेंगे भैया, आराम से सुनेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या है ये सुन लीजिए पहले। नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में यह दर्रा है, इसका नाम है पाल घाट दर्रा। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अभी मैं जो नाम लिख रहा हूं वो समझते चलिए। यह है पाल घाट दर्रा। और मैं देखूंगा कि इलायची की पहाड़ियां हैं, ये सॉरी ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और ये इलायची की पहाड़ियां हैं, इनके बीच में जो ये दर्रा है इसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा। क्या नाम है भैया? सेनकोट्टा दर्रा, ठीक, सेनकोट्टा दर्रा। तो 4 दर्रे मैंने आपको पश्चिमी घाट में बताए हैं। सबसे पहले बताया है थाल घाट दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा बताया है भोर घाट दर्रा, मुंबई को पुणे या पूना से जोड़ता है। तीसरा बताया है मैंने पाल घाट दर्रा जो किसके बीच स्थित है? नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बिल्कुल बीच में स्थित है, इसका नाम है पाल घाट दर्रा, ठीक। अब ये पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है ये बात आप देख लीजिए। यहां एक स्थान है पलक्कड़, पलक्कड़ स्थान है केरल में। यह स्थान है पलक्कड़, पलक्कड़ स्थान है ये केरल में। और केरल से हम जाते हैं तो तमिलनाडु में एक स्थान आता है कोयम्बटूर। तमिलनाडु में एक स्थान क्या है भैया? कोयम्बटूर। यह स्थान है कोयम्बटूर। तो आप देखेंगे ये पालघाट दर्रा केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है, ठीक। दोबारा सुनिए, केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ने वाला यदि कोई दर्रा है तो वो है हमारा पालघाट दर्रा, ठीक। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये सेनकोट्टा दर्रा है, यहां केरल में 2 स्थान स्थित हैं। केरल है, यहां 2 स्थान स्थित हैं, एक तो कोच्चि है और एक त्रिवेंद्रम है। कौन से स्थान है? कोच्चि और त्रिवेंद्रम को तमिलनाडु के मदुरई नामक स्थान से नगर से जोड़ते हैं, ठीक। तो यहां देखता हूं कोच्चि, ये स्थान तो हो गया कोच्चि, और ये जो स्थान हो गया भैया इसका नाम है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम। तो केरल के कोच्चि और त्रिवेंद्रम को, ये दोनों स्थान है, ये दोनों स्थानों को, जहां तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है मदुरई। कौन सा स्थान है? ये मदुरई है भैया, इस मदुरई से जोड़ता है। अब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मदुरई का कौन सा ऐसा मंदिर है जो प्रसिद्ध है? मुझे बताइए। बिल्कुल, दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर जैसे आप वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में आप देखते हैं प्रेम मंदिर के दर्शन जरूर करके आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर एक मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में जो बहुत प्रसिद्ध है। आप अब समझिए मैंने आपको क्या बताया है, दोबारा समझिए। मैंने आपको पश्चिमी घाट में 4 दर्रे बता दिए हैं। पहले बताया है थाल घाट दर्रा, यह क्या है? मुंबई से नासिक को जोड़ता है। दूसरा बताया है भोर घाट दर्रा, मुंबई से पुणे या पूना को जोड़ता है। तीसरा बताया है मैंने पाल घाट दर्रा जो किसको जोड़ता है? केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। कहां स्थित है ये? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में स्थित है, ठीक। आगे नीलगिरी अन्नामलाई और इस कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है सेनकोट्टा दर्रा। ये सेनकोट्टा दर्रा को केरल के कोच्चि और त्रिवेंद्रम 2 नगरों को तमिलनाडु के मदुरई नामक नगर से जोड़ता है। यह दर्रा कौन सा है? सेनकोट्टा दर्रा। इस प्रकार पश्चिमी घाट के 4 दर्रों की चर्चा हम कर चुके हैं। गुरुजी क्या बचा है जी? लास्ट बात, एक और बात यदि इस चित्र में शामिल कर लें तो आप गढ़ जीतने वाले हैं।
गढ़ जीतने वाले हैं गुरुजी? जी हाँ। आप समझेंगे कि आप बहुत बेहतरीन चित्र बना चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या बात बनाने वाला हूं, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी को यदि मैं यहां पर दिखा देता हूं, तो इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित एक चोटी है जिसका नाम है भैया, फर्स्ट करके लिख देता हूं मैं, पहले नंबर की, पूरे फर्स्ट नंबर की चोटी है जिसका नाम है अन्नामुदई की पहाड़ी। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है अन्नामुदई चोटी। कौन सी है? अन्नामुदई, जिसका नाम क्या है? अन्नामुदई है भैया। क्या नाम है? अन्नामुदई। ठीक, तो पहले नंबर की सर्वोच्च चोटी है अन्नामुदई, जिसकी ऊंचाई में लिख देता हूं 2995 मीटर। कितनी है? 2995 मीटर है भैया। ठीक है, सॉरी 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। ठीक, 2695 मीटर है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, पहले नंबर पर तो हो गई है हमारी कौन सी, इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी हो गई है अन्नामुदई। अन्नामुदई है, आकी मात्रा लगा लीजिए, अन्नामुदई। ठीक, दूसरी सर्वोच्च चोटी यदि पूछी जाए तो नीलगिरी के पहाड़ों की दूसरी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। ठीक, क्या नाम है? दोदा बेटा है। बस ये बात और आप लिख लीजिए। इस प्रकार हम देखेंगे सेकंड नंबर की यदि हमें पूछे जाए, सेकंड चोटी है वो है दोदा बेटा। और ये दोदा बेटा जो चोटी है ये कहां स्थित है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, दोदा बेटा है। इस दोदा बेटा की हम देखते हैं तो 2638, लगभग 2638 इसकी क्या है, 37 कर लीजिए, 2637-38 इसकी मीटर ऊंचाई है। तो 2637 मीटर है वो इसकी क्या है, दोदा बेटा की ऊंचाई देखने को मिलती है। सारी चीजें मैंने आपको यहां पर स्पष्ट कर दी हैं, दोबारा समझेंगे। सारी चीजों को मैं लिखने वाला हूं, लेकिन एक गहरी सांस लेंगे, बिल्कुल गहरी सांस लेके छोड़ेंगे, क्योंकि पश्चिमी घाट से आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सबका ये चित्र मैंने बना दिया है। जिंदगी में आपको ये चित्र के अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा सुनेंगे आप, क्या है? ये पश्चिमी घाट है। ये जो पश्चिमी घाट है भैया, ये पश्चिमी तट के समानांतर है और ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण भारत की मुख्य भूमि तक इसका विस्तार है। पहली बात, ठीक, आपको समझ में आई है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस पश्चिमी घाट में हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर यदि चलते हैं तो इसकी हाइट हमें ऐसे देखने को मिलती है। देखिए, यानी बिल्कुल यदि आप ऐसे बढ़ने वाले हैं, इसमें हम ऐसे बढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले 500 मीटर इसकी ऊंचाई आती है, हाइट। ठीक है, यहां तक 500 मीटर ऊंचाई रहती है। यहां बीच में जाने पर हाइट है वो कितनी हो जाती है, 1200 मीटर हो जाती है। ठीक, लेकिन यहां मैं आता हूं तो यहां पर जाकर के हाइट और बढ़ जाती है, यानी हाइट हो जाती है लगभग 2500 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आप उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर आने पर, नॉर्थ से साउथ की ओर आने पर, इस पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आने पर हाइट लगातार क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। हाइट लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो इस चित्र से आपको कथन कारण में याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आने पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। ऊंचाई याद नहीं रखनी है, यह मैंने बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन केवल और केवल यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है उत्तर से दक्षिण दिशा में पश्चिमी घाट में आने पर। ठीक, दूसरी बात देखिए, आप याद रखिए, मुंबई से नासिक जाने के लिए आपको एक दर्रा पार करना पड़ता है, थालघाट दर्रा। और थालघाट दर्रे से आगे आपको बता देता हूं, मैंने आपको परिवहन अभी नहीं पढ़ाया है। जब परिवहन में आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा कि मुंबई से नासिक गए हैं, नासिक से दिल्ली भी इस रास्ते से जा सकते हैं, और इस रास्ते से आप कोलकाता के लिए भी जा सकते हैं। ये कौन सा रास्ता है? ये है मुंबई से थालघाट दर्रा होकर जाकर के। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कि मुंबई से पुणे जाना है या मुंबई से पुणे जाना है या मुंबई से पुणे जाना है। इसी मार्ग से यदि आप आगे जाना चाहें तो आप चेन्नई जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? चेन्नई आप जा सकते हैं। आप बेंगलुरु भी इस रास्ते से जा सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल वही रास्ता है। तो आपको ये दो दर्रे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में आप याद रखना चाहें तो थाली में आपकी नाक काट के रख दी है, थाली में आपकी नाक काट के रख दी है, तो मुंबई से नासिक जोड़ रहे हैं तो कौन सा? थालघाट दर्रा। और आपको बिल्कुल क्या आ गया है,
पुणे आ गए हैं, पुणे आने में आपको पूरी भोर हो गई है, सुबह हो गई है। तो आप मुंबई से पुणे गए हैं तो पूरी रात हो गई है, निकल गई है, भोर हो गई है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे याद रखेंगे पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? पैसे पाल और पैसे पलक्कड़, तो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट दर्रा। और यहां याद रखेंगे शैनकोट्टा दर्रा है, यह क्या है? कोच्चि और त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है। दूसरी बात, मुझे एक बात और याद आ जाती है, वो भी बात आप यहां पर से लिख सकते हैं। जो ये पालघाट दर्रा है भैया, ये जो पालघाट दर्रा है, ये पालघाट दर्रा, ये पालघाट दर्रा, ये पालघाट दर्रा सबसे चौड़ा दर्रा है भारत का। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो पालघाट दर्रा है, ये भारत का सबसे चौड़ा दर्रा है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? भारत का सबसे चौड़ा दर्रा है। ठीक, तो मैं यहां लिख सकता हूं भारत का सबसे चौड़ा दर्रा। ठीक, आगे मैं बात करता हूं, ये तो भारत का सबसे चौड़ा दर्रा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भोरघाट दर्रा भारत का, यह भोरघाट दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आगे याद रखेंगे इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नामुदई की चोटी है, जो कहां स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दूसरे नंबर की? तो दूसरे नंबर की दोदा बेटा है, जो कहां है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इतनी बातें यदि आपने लिख ली हैं तो मैं आपको ये वादा दिलाने वाला हूं, मैं आपको ये वचन देने वाला हूं कि जिंदगी में आपका इस पश्चिमी घाट से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब आप मुझे बताइए, इतना चित्र आपने पढ़ लिया है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बोले थे सबका आंसर दे देता हूं। देखिए, पश्चिमी घाट है, बिल्कुल हम देखते हैं ताप्ती नदी से लेकर के मुख्य भूमि तक है। ठीक, हमने देखा था इसमें थालघाट दर्रा देख लिया, बोरघाट दर्रा देख लिया, इसके अलावा पालघाट और सेनकोटा दर्रा हमने देख लिया है। इसमें हमने देख लिया है तीनों चोटी कौन सी है? नीलगिरी है, नीलगिरी पहाड़ी है। ये कहां कहां है इनकी बातें मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये कहां पर है मुझे बताइए? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? केरल में है, तमिलनाडु में है और कर्नाटक में है। इसके अलावा मैं बात करता हूं अन्नामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में है, और मैं बात करता हूं इलायची की पहाड़ियां केरल में है। यह आंसर मिल गया। इस पूरे पश्चिमी घाट की, या फिर मैं बात करूं इस पश्चिमी घाट की, या फिर कह लीजिए पूरे प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है वो अन्नामुदई है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी भी दोदा बेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इनके बीच ये दर्रे हो गए। सबसे चौड़ा दर्रा है पाल दर्रा। अरे त्रिपाल होता है, पाल यानी त्रिपाल होता है। हम बरसात के दिनों में ढकने के लिए जो पाल लाते हैं, त्रिपाल लाते हैं, वो पाल चौड़ा होता है, इसलिए ये सबसे चौड़ा दर्रा है। ऐसे याद रख सकते हैं। और सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है भैया? बोरघाट दर्रा है, क्योंकि मुंबई से पुणे पहुंचने में पूरी रात निकल गई थी, सुबह हो गई थी, क्योंकि इतना ऊंचाई पर था। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हमने पूरे ही पश्चिमी घाट का पोस्टमार्टम करके रख दिया है। ठीक, कौन कौन सी बातें? सारी बातें हैं, मैंने आपको यहां पर लिखा दी हैं। पुनः आपसे आग्रह करता हूं, मैंने जितना मेरा 100% दे सकता था इसे समझाने में आपको 100% दिया है। आप पुनः एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको लिखने वाला हूं इतने डिटेल से, इतने विस्तार से। यदि आज तक आपने कहीं पढ़ा है तो आप क्या करें, यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो क्या करेंगे, आपकी ये जिम्मेदारी रहने वाली है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। और आप मोटिवेशन के तौर पर मुझे सिर्फ और सिर्फ यदि देंगे तो वो आपका क्या होगा? सब्सक्राइबर, लाइक के रूप में आपका आशीर्वाद होने वाला है। उन सभी जरूरतमंद लोग जो आपके भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सभी तक इस क्लास को पहुंचाएं। उनको दिखाएं कि रात के 8 बजे सरल भूगोल चैनल पर कितनी भयंकर मेहनत की जाती है। हर उस टॉपिक को चित्रात्मक बता दिया जाता है जिसे हम रट रट के पागल हो चुके हैं आज तक, उसे केवल एक चित्र में समेट दिया जाता है। ये यदि आपको कहीं देखने को मिला है तो इस नए प्लेटफॉर्म पर 2024 की अपडेटेड जो भी अपडेट ज्योग्राफी है वो हम दे रहे हैं। वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ
सरल भूगोल चैनल पर। और ये किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है। आप कितना प्यार देते हैं ये हम देखते जाएंगे। ठीक है भैया, इन सारी चीजों को मैं लिख देता हूं और लिखने के बाद हम इस क्लास को क्या कर लेते हैं, इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस क्लासेस को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ठीक है भैया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं और लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इसका विस्तार कहां है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इस पश्चिमी घाट का विस्तार, यानी इस पश्चिमी जो घाट है, इस पश्चिमी घाट का भैया विस्तार कितने राज्यों में है, तो आप देखेंगे गुजरात से ही इसका क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है विस्तार। गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के जस्ट नीचे हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य के बाद हम देखते हैं कर्नाटक है भैया, क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद में देख लेता हूं भैया गोवा है। ठीक है, गोवा है। गोवा के बाद में क्या बात कर लेता हूं, कर्नाटक है। चलो आप समझेंगे नहीं इसलिए इनको लिख देता हूं, कर्नाटक, गोवा। ठीक, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आप देख लेंगे गोवा में भी इसका क्या मिल रहा है, आपको विस्तार देखने को मिला है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, गोवा आपको हो गया देखने को। इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, इसके अलावा केरल हो गया। हम देखेंगे लगभग 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों में सबसे पहले तो हमें इस पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिलता है। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, ये हमने देख लिया है। कुल 6 राज्यों में है, बस इसका बात हम देख लेते हैं। ठीक, कुल 6 राज्य हैं, यहां लिख सकते हैं कुल 6 राज्य। कुल कितने हैं, 6 राज्यों में। तो ये कथन कारण में आ सकता है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कुल 6 राज्यों में है, और 6 राज्यों में है तो हमें क्या दे दिया जाएगा भैया, 6 राज्यों के नाम पर हमें इनमें से कोई से नाम दे दिए जाएंगे या कथन कारण में पूछ लिया जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा क्या करते हैं वो देख लीजिए आप। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या पूछ सकते हैं आपसे, इसका विस्तार और कहां है, ताप्ती नदी से लेकर के, इसके विस्तार में ही हम लिख रहे हैं। इसका विस्तार कहां है, ये देखिए, इसका विस्तार है ताप्ती नदी से लेकर, ताप्ती नदी से लेकर, ठीक है, ताप्ती नदी से लेकर के भैया दक्षिण भारत की मुख्य भूमि तक है। दक्षिण भारत की जहां तक मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि तक भैया किसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, इस पश्चिमी घाट है, इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण भारत की जो मुख्य भूमि है वहां तक इस पश्चिमी घाट का विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि इस बात की मैं लिख लेता हूं इस बात को कि पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, इस बात को मैं यहां लिख लेता हूं। तो देखिए, ठीक है, इस बात को मैं यहां लिख देता हूं कि पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आने पर पहाड़ियों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया था, लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने कर ली कि पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दिशा में आने पर पहाड़ियों की ऊंचाई है ये लगातार क्या होती है भैया, बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, ये देखिए मैं आपको बताऊंगा
यहां से आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट है यह आपको सतत दिख रहा है, लेकिन पूर्वी घाट यहां से कटा पिटा दिखता है। तो इसी बात को मैं यहां से लिखता हूं कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट है ये कम कटा पिटा है। ठीक है, यानी इस पूर्वी घाट की तुलना में ये पश्चिमी घाट है ये कम कटा फटा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। क्या लिखिए, क्या लिखते हैं कि पूर्वी घाट की तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट कम कटा फिटा है, कम कटा फटा है, कम कटा फटा है। ठीक है, तथा तथा इसे पार करने के लिए, तथा इसे निम्न दर्रों से पार किया जा सकता है, तथा इसे निम्न दर्रों से पार किया जाता है, निम्न दर्रों से, निम्न दर्रों से पार किया जाता है। कौन कौन से दर्रे हैं भैया जिनसे इस पश्चिमी घाट को पार किया जाता है? आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे भैया कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बता दिया था, ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कौन सा दर्रा है। देखिए, सबसे पहले है थाल घाट दर्रा है जो मुंबई से नासिक पहुंचाएगा, और भोर घाट दर्रा है मुंबई से पुणे पहुंचाएगा। दोनों की मैं बात कर लेता हूं, थाल घाट और बोर घाट दोनों की बात कर लेता हूं। ठीक है, पहला दर्रा है हमारा थाल घाट दर्रा, पहला है थाल घाट दर्रा। और मुझे आप बताएंगे थाली में क्या लेकर के आए थे? थाली में आपने नाक काट के रख दी थी, याद कीजिए, नाक काट के रखी थी या नहीं रखी थी? तो आप इसमें क्या लिखने वाले हैं? थाल घाट दर्रे में क्या लिखने वाले हैं भैया कि यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक, पहली बात ये लिख लिए। दूसरी बात मैं लिख देता हूं, थालघाट हो गया, दूसरे नंबर पर हो गया भोर घाट दर्रा। अब आप मुझे बताएंगे भोर घाट दर्रा यानी भोर कब हो गई? भोर यानी सुबह हो गई भैया। रात को चलते चलते कहां पहुंचना था हमें? पुणे पहुंचना था, लेकिन समय बहुत हो चुका था। तो भोर घाट दर्रे में क्या निकलते हैं? यह है मुंबई को, यह मुंबई को पुणे या पूना, पुणे या पूना से जोड़ता है। कौन जोड़ता है भैया? ये भोर घाट दर्रा। इसकी एक और विशेषता लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत का, भोर घाट दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? दर्रा है। कौन सा है भैया दर्रा? ये है भोर घाट दर्रा। तीसरे दर्रे की यदि मैं बात कर लेता हूं भैया, तीसरा दर्रा है, देख लीजिए, सारी चीजें चित्र में जो बताई है वही आपको लिखाने वाला हूं। तीसरा दर्रा मैंने आपको बताया था पाल घाट दर्रा है, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, पाल घाट। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं पाल घाट दर्रा। और पाल घाट दर्रे में हम क्या बात लिख सकते हैं भैया? पाल घाट दर्रे में हम बात लिख सकते हैं यह है पलक्कड़। और पलक्कड़ जगह कहां आती है? केरल में। पलक्कड़ कहां आती है? केरल। यह पलक्कड़ को कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर कहां स्थान है भैया? कोयम्बटूर है तमिलनाडु। यह पलक्कड़ केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक,
पहले बात तो आपको ये याद रखना है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, ये है पालघाट दर्रा। दूसरे नंबर पर इसकी बात हमें याद रखनी है कि ये पालघाट दर्रा है। पाल यानी त्रिपाल मैंने आपको बताया था, और पाल चौड़ा होता है भैया, तो ये भारत का सबसे चौड़ा दर्रा है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि भारत का सबसे चौड़ा दर्रा, भारत का सबसे चौड़ा दर्रा है। ठीक, इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया था, ये जो पालघाट दर्रा है भैया, ये किस किस की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो कौन सी पहाड़ियों के बीच में है आप मुझे बताएंगे, कौन सी पहाड़ियों के बीच में स्थित है आप मुझे बता दीजिए भैया, कौन सी पहाड़ियों के बीच में है। अरे नालायक को देख लीजिए, यहां देखिए मैंने आपको बता दिया था, ये जो पालघाट दर्रा है ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। तो ये है नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक, तो ये इन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है भैया, कौन सी, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत भली बात है, आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए। तो थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, और चौथे नंबर का जो दर्रा रह गया है भैया, वो दर्रा हमारा रह गया है कौन सा, ये देखिए चौथे नंबर का दर्रा रह गया है सेनकोट्टा दर्रा, जो केरल के कोच्चि व त्रिवेंद्रम को कहां जोड़ता है, मदुरई से जोड़ता है। ये कहां स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी और ये इलायची की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक, इस बात को हम लिख लेते हैं, इस बात को हम लिख लेते हैं। तो यहां लिख लेता हूं मैं सेनकोट्टा दर्रा, चौथे नंबर पर है सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। और सेनकोट्टा हम ध्यान दर्रा याद रखने हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं किस चीज को जोड़ता है, हम देखते हैं, यह है सेनकोट्टा दर्रा है, यह केरल के कोचिन, यह केरल के कोचिन व त्रिवेंद्रम, कोचिन व त्रिवेंद्रम को तमिलनाडु के मदुरई शहर से, नगर से जोड़ता है, मदुरई नगर से जोड़ता है। ठीक, मदुरई नगर से जोड़ता है। और क्या बात याद रखेंगे आप, इसमें याद रखेंगे सेनकोट्टा दर्रा है, यह है कौन कौन सी पहाड़ियां हैं भैया, देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी, यह अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इलायची की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। क्या चीज स्थित है भैया, ये जो सेनकोट्टा दर्रा है ये अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी है, इनके बीच में स्थित है सेनकोट्टा दर्रा। आपको ये बात भी भैया बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, ये बात भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, ये बात मैंने लिख दी है। इसके अलावा क्या बात लिखनी है वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है। इसके अलावा इन तीनों पहाड़ियों की मैं चर्चा कर लेता हूं। ये तीनों पहाड़ी हैं, इनकी मैं सारी बातें लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, एक एक पहाड़ी की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं नीलगिरी की पहाड़ी उठाऊंगा। नीलगिरी की पहाड़ी उठाने के बाद इधर देखिए, सबसे पहले मैं भैया ये नीलगिरी की पहाड़ी की चर्चा कर लूंगा, फिर अन्नामलाई की चर्चा कर लूंगा, फिर इलायची की पहाड़ी की चर्चा कर लूंगा। सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं भैया
ठीक है, ये हो गया है, इसको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मैं नीलगिरी की पहाड़ियों की चर्चा कर लेता हूं कि आखिर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं किन किन राज्यों में फैली है, ठीक है, इनका विस्तार कहां पर है, ठीक है, यहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, ठीक है, और क्या क्या चीज यहां पर देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं नीलगिरी की पहाड़ी। सबसे पहले मैं लिखता हूं तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इस नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक विशेषता है। इस नीलगिरी की पहाड़ियों को आप समझिए। सबसे पहले तो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कहां है ये देखिए। नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल राज्य में, 3 राज्यों में इनका विस्तार है, ठीक। दूसरे नंबर पर इस नीलगिरी की पहाड़ियों से ही पूर्वी घाट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है कि नीलगिरी की पहाड़ियों से ही शुरुआत मानी जाती है, जुड़ा हुआ माना जाता है पूर्वी घाट, ठीक। इसके अलावा इस नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इस नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति रहती है भैया, जिस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति है, वो इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही रहती है, जो कि भैंस पालन करती है। बहुत अत्यधिक मात्रा में भैंसों का क्या करती है भैया? पालन करती है। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति यहां पर निवास करती है। यहां पर एक बंदर पूछ क्या पाया जाता है? शेर पूछ बंदर पाया जाता है। शेर पूछ बंदर यहां पर पाया जाता है, जो क्या है? हिरण की प्रजाति का एक, ठीक है, हिरण की प्रजाति का एक जंतु पाया जाता है, जो कहां पाया जाता है? इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही कर्नाटक राज्य में ऊटी हिल स्टेशन स्थित है। ऊटी जो स्थान है वो कर्नाटक का, वो इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है, तथा ये नीलगिरी की पहाड़ी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम देखें तो पूरे इस पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा चोटी है, जो इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। इतनी बातें हमने लिख ली है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हमारी भैया बिल्कुल ही कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। नीलगिरी की पहाड़ियों की मैं चर्चा कैसे करता हूं, एक एक चीज है उसे यहां से लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं। आप देखिए, इसका विस्तार में लिख लेता हूं। तो नीलगिरी है, इसका विस्तार कहां है? आप देखेंगे इसका विस्तार में देखता हूं भैया, तो कहां है? कर्नाटक, ठीक, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ये देख लिया है हमने। इसके अलावा मैं क्या देखता हूं, यहां एक जनजाति रहती है, ये याद रखना है आपको। जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति है भैया। कौन सी है? टोडा जनजाति। क्या करती है? भैंस पालन करती है। यहां पर भैंस पालती है, भैंस पालन का काम करती है। इसके अलावा यहां पर एक जंतु पाया जाता है, यहां पर एक जंतु पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? यहां पर एक जंतु पाया जाता है भैया, जिसका नाम क्या है? आप मुझे बताएंगे। यहां एक जंतु पाया जाता है जिसका नाम है शेर पूंछ बंदर। यहां एक शेर पूंछ बंदर पाया जाता है। शेर पूंछ बंदर है, वो यहां पर प्रसिद्ध है, जो देखने को बहुतायत मात्रा में मिलता है। इसके अलावा मैं देखता हूं नीलगिरी की पहाड़ी, इनसे ही पूर्वी घाट जुड़ा हुआ है। पूर्वी घाट किससे जुड़ा हुआ है? नीलगिरी की पहाड़ियों से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कौन सी इंपोर्टेंट बात है वो देख लीजिए, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी इंपोर्टेंट बात है ये आप देख लीजिए, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इनकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, वो है दोदा बेटा। वो कौन सी है?
दोदा बेटा, दोदा बेटा है। और ये दोदा बेटा है, ये पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोदा बेटा क्या है, यहां लिख लेता हूं, ये है पश्चिमी घाट की सेकंड, सॉरी, ठीक है भैया। तो इस पश्चिमी घाट की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, दोदा बेटा है। ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है भैया, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आप इसकी ऊंचाई लिखें तो लिख सकते हैं 2637 मीटर, आप लिखें तो लिख दें, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक नीलगिरी की पहाड़ियों की चर्चा हम कर चुके हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में यही है, इसका विस्तार देख लिया, जनजाति देख ली, यहाँ पर कौन सा जंतु है वो देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ऊटी हिल स्टेशन है, उसकी चर्चा हमने नहीं की है, ठीक है। ऊटी हिल स्टेशन को भी लिख लेते हैं। इस प्रकार यहां से हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर कर लिए, ठीक है। यही ऊटी हिल स्टेशन कर्नाटक में, यहीं पर एक ऊटी हिल स्टेशन है जो कहाँ स्थित है भैया, वो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, जो चाय हेतु प्रसिद्ध है, ठीक। चाय के लिए क्या है भैया, प्रसिद्ध है। यह बातें हमने लिख ली है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है, इस नीलगिरी की पहाड़ियों को हमने बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है, बहुत ढंग से पढ़ लिया है, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं भैया, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी हो गई है, वो कौन सी हो गई है भैया, हमारी पश्चिमी घाट की सेकंड नंबर की सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाए, देखो यहां से दो तीन तरह से आपको फंसाएगा एग्जामिनर, आपको दो तीन तरीके से यहां से फंसाने वाला है। क्वेश्चन पूछ ले कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आंसर हो गया दोदा बेटा। आपसे पूछ लिया पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हो गया दोदा बेटा। लेकिन आपसे यदि यह भी क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भी आपको क्या करना है, ये दोदा बेटा ही करना है। इस बात को भी यहां लिख देता हूं मैं, ठीक। यह पश्चिमी घाट की, यह पश्चिमी घाट की, या मैं लिख सकता हूं संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की, या तो पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी की बात कर लें, या संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड नंबर की सर्वोच्च चोटी भी कहे, तो आपको दोदा बेटा ही करनी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये दोदा बेटा है। नीलगिरी की तो सर्वोच्च है, और पश्चिमी घाट या संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की बात हो तो दूसरे नंबर की चोटी कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूं, दूसरे नंबर पर ले लेता हूं भैया, मैं दूसरे नंबर पर ले लेता हूं, कौन सी, दूसरे नंबर पर है अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्ना मलाई की पहाड़ियां। और अन्ना मलाई की पहाड़ियों में हम क्या देखते हैं, अन्ना मलाई की पहाड़ियों में सबसे पहले हम देखते हैं कि इन अन्ना मलाई की पहाड़ियों का विस्तार कहां है। इस अन्ना मलाई की जो पहाड़ी है भैया, इनका विस्तार हमको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इनकी सर्वोच्च पर्वत चोटी की मैं बात कर लेता हूं, इसकी मैं बात कर लेता हूं सर्वोच्च पर्वत चोटी, और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है, अन्ना मुदई है। कौन सी है, अन्ना मुदई है।
अन्नामुदई है। ठीक है, अन्नामुदई है। इसकी अन्नामलाई की जो पर्वत चोटी है, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता आप लिख सकते हैं कि यह संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, यहां लिख दीजिए आप, यह है संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी क्या है भैया, ये सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल स्पष्टता आपको समझा दी है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, बस यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। इस बात को आप लिखना चाहें तो इस बात को भी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाय की खेती की जाती है, यानी चाय की क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो चाय की खेती है वो यहां से भैया की जाती है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चाय की खेती की जाती है। इस प्रकार हमने देख लिया है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई है, इसको भी ऐड कर देता हूं। और थर्ड नंबर पर मैं लिख देता हूं भैया कौन सी, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। ठीक, तो कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। और ये कार्डेमम या जो इलायची की पहाड़ियां हैं, ये कार्डेमम या इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ स्थित हैं भैया, केरल में स्थित हैं। ये कार्डेमम या इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये केरल में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, इनका विस्तार कहाँ है, इनका विस्तार हम देखते हैं भैया, तो हम देखते हैं केरल राज्य में हमको इनको विस्तार देखने को मिलता है। कार्डेमम जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये मसालों के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर चाय की खेती ओकाई, चाय की खेती के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लिख लेता है यहाँ पर, ये है मसाले। ठीक, मसालों व चाय की खेती हेतु प्रसिद्ध है। ये बात भी आप यहां पर लिख सकते हैं कि कार्डेमम है, इस कार्डेमम का हमने विस्तार देख लिया है। और ये सबसे दक्षिणतम है, क्या है, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। यह है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। तो ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। यानी इससे दक्षिण में कोई भी पहाड़ी भारत में नहीं है। तो यह भी कथन कारण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी स्थित है, यह भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है भैया, वो आपको देखने को मिलेगी। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक, तो ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है जो आपने आसानी से देख ली है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया है। ये बात भी आप लास्ट लिख लीजिए। इस प्रकार मेरे हिसाब से पश्चिमी घाट मैंने बहुत विस्तार से, जहां तक आज तक क्वेश्चंस बने हैं, सारे क्वेश्चंस को मैंने शामिल करते हुए आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों को लिख लीजिए। नीलगिरी की पहाड़ियों को 18 बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया है। या फिर आप में बात करें तो, ठीक है, या मैं बात कर लेता हूं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सन 2012 की बात है, सन 2012 की बात है। 39 स्थान ऐसे हैं इस पश्चिमी घाट के, सन 2012 की बात कर रहा हूं। उसके बाद भी कुछ ऐड किए हैं तो आपको अपडेट कर लेना है, या फिर आप छोड़िए, आप ऐसा याद रखिए यूनेस्को की विश्व विरासत में यहां से कई सारे स्थानों को शामिल किया है।
तो आप उनको कब शामिल करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आप यदि चाहते हैं कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है, उनमें ये पश्चिमी घाट के भी कई 2012 में तो 39 स्थानों को शामिल कर लिया था, उसके बाद भी कई स्थान शामिल किए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन से स्थान शामिल किए गए हैं, बताइए मुझे। यदि आप चाहते हैं सारे स्थानों को आपको बता दिया जाए, विस्तार पूर्वक समझा दिया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो एक दिन उनको सारी चीजों को हम समझा देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने पश्चिमी घाट है भैया, इस पश्चिमी घाट को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अब आपको यहां से सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्या चर्चा करने वाले हैं भैया, हम नेक्स्ट क्लास में हम ये चर्चा करने वाले हैं, पश्चिमी घाट को हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम अगली क्लास में पूर्वी घाट को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसका मतलब विस्तार पूर्वक पढ़ते ही हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग है, ये जो भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाने वाला है। देश दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे इन टॉपिक्स से बाहर चला जाए, हमारे कंटेंट से बाहर चला जाए। एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है, बस आप मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए, मुस्कुराते जाइए, और यदि आपको आनंद आ रहा है तो आप अपने से दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करते जाइए। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और इंतजार करते रहें। अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं कि रोज रात के 8 बजे एक क्लास आती है सरल भूगोल चैनल पर, और बहुत ही मजेदार क्लास होती है। उसमें आपको भरपूर कंटेंट दिया जाता है, आपको क्लास में ही रटा दिया जाता है, क्योंकि सारी ज्योग्राफी को चित्रात्मक पढ़ाया जाता है। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि एकदम आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और आगामी क्लास के लिए सारे दोस्तों को साथ लेकर के आएंगे, ताकि वो भी हमारे एक परिवार के रूप में जुड़ सके। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे सरल भूगोल चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।